नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। भूपेश बघेल और टीएस देव के एग्रीमेंट को मोदी ने खरीदा, लूट का माल वहां पहुंचा दिया। उत्तरकाशी टनल हादसा, सीएम धामी ने बता दिया वो पेच जिस वजह से सुरंग में 30 घंटे से फंसे हैं 40 मजदूर। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जंग, टकटकी लगाए बीजेपी देख रही टकराहट। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन घर जाने का है प्लान, तो देख ले स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, रेलवे दे रहा कंफर्म सीट। इजरायली सेना ने गाजा के अस्पताल की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, हमास ने किया इनकार। लाल सलाम में रजनीकांत ने मोहिउद्दीन भाई बनकर मचाया तहलका, टीजर में एंट्री सीन देखकर फैंस के उड़े होश। अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंगेली से कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महादेव ऐप घोटाले और सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के ढाई साल वाले एग्रीमेंट वाला मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। मुंगेली में पीएम मोदी ने कहा है कि पहले चरण में ही कांग्रेस पस्त हो गई है, उन्होंने हार मान ली है। पीएम मोदी ने इस दौरान भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने माताओं बहनों से शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं को धोखा दे दिया। कांग्रेस ने शराबबंदी तो नहीं की, उल्टा शराब की होम डिलीवरी का इंतजाम कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। कोई लोग मुझसे कह रहे हैं कि शर्त लगा लो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के कई समर्पित लोग किनारे हैं। ढाई साल बंटवारे का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पहले 2.5 साल में ही इतना भ्रष्टाचार किया कि लूट के पैसे का अंबार खड़ा कर लिया और दिल्ली के अपने नेताओं को खरीद लिया। एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना शौक है, उनसे मेरे कुछ सवाल है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को महादेव सट्टेबाजी घोटाले में से कितना पैसा मिला, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल आया, दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना पैसा पहुंचा। कांग्रेस के गणितबाजों से सवाल पीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं का भी है। इन हजारों युवाओं ने दिन रात पढ़ाई करके परीक्षा पास की थी, उनको किस फॉर्मूले से बाहर निकाला गया? कांग्रेस नेताओं के बच्चों को गणित के किस फॉर्मूले से भर्ती किया गया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड और गारंटी दोनों यही है कि बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ही संवारेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। बीजेपी के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास होना, नौजवानों के सपने पूरे होंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कल आपने दिवाली मनाई है, लेकिन आने वाली देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, वो देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी गरीब पिछड़े सभी कांग्रेस की विदाई के लिए आतुर है। यहाँ की महिला ने ठान लिया है कि उन्हें कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस भी ये समझ गई है कि चला चली की बेला है, अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी टनल में मजदूरों को फंसे 30 घंटे का वक्त हो चुका है और मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए काम जारी है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि बचाव कार्य में क्या चुनौती आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में मजदूरों को फंसे 30 घंटे का वक्त हो चुका है। ऑल वेदर रोड के निर्माण के दौरान टनल टूटने से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए काम जारी है। पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हुई है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम धामी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर पहुंचने से पहले सीएम धामी से हुई बात में उन्होंने बताया कि बचाव
कार्य में क्या चुनौती आ रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तरकाशी टनल से मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली कई मशीनें बुलाई गई है, जिनकी मदद से टनल से मलबा हटाने का काम चल रहा है। लेकिन टनल में लगातार मलबा आने से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता सभी को सकुशल बाहर निकालना है। इसके लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों पर सभी एक्सपर्ट और एजेंसियां मौके पर मौजूद है और मजदूरों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बात करते हुए बताया कि टनल से संबंधित सभी टेक्निकल एक्सपर्ट बचाव राहत में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टनल के बचाव राहत कार्य को लेकर पूरी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। रेल मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है। टनल से संबंधित सभी एक्सपर्ट बचाव राहत कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अंदर फंसे हुए लोगों से प्रशासन की बातचीत भी हुई है। उनके लिए ऑक्सीजन, पानी और खाना भी भेजा गया है। सभी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ही सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हम विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, एक जांच जारी है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बचाया जाए। उत्तरकाशी के सर्कल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने भी कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि मुश्किल ये है कि टनल के अंदर मलबा बार बार आ जाता है, इसलिए राहत का काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पर कोशिश हो रही है। NHAI के अधिकारी अंशु मनीष खलखो का कहना है कि टनल में फंसे मजदूरों को खाने और पानी की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही टनल में फंसे मजदूरों के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। इसके लिए एक ऑक्सीजन पाइप टनल के अंदर पहुंचाया गया है ताकि अंदर फंसे मजदूरों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मिल सके। एहतियात के तौर पर टनल के बाहर कई एम्बुलेंस तैनात है ताकि रेस्क्यू किए गए मजदूरों को जरूरत पड़ने पर अस्पताल तुरंत पहुंचाया जा सके। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से ठाणे जिले में 3 निर्वाचन क्षेत्र भिवंडी, कल्याण और ठाणा आता है। इनमें से प्रत्येक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना के 2 गुट ठाणे जिले पर राजनीतिक नियंत्रण की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी इस सियासी मुकाबले पर गहरी नजर रखे हुए है। 2 नवंबर को ठाणे में मुंब्रा के शंकर नगर में शिंदे शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा उद्धव शिवसेना की 2 दशक पुरानी शाखा को तोड़ दिया गया। इस घटना के बाद राज्य के बीजेपी नेताओं ने खुद को इस झगड़े से दूर कर लिया। शनिवार को ठाकरे ने मुंब्रा का दौरा किया और शिंदे सेना को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। हालांकि बीजेपी ने विरोधियों पर कब्जा जमाने की जिम्मेदारी शिंदे गुट पर छोड़ दी है, लेकिन उसे डर है कि अपनाए जा रहे तरीके का उल्टा असर हो सकता है। पार्टी को यह भी लगता है कि ठाकरे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा पीड़ित कार्ड ठाणे में उनके पक्ष में राजनीतिक मोड़ को बदल सकता है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि शिंदे गुट की मनमानी हानिकारक साबित हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब लोग दिवाली समारोह का आनंद ले रहे हैं। हालांकि अतीत में ठाणे हमेशा से अविभाजित शिवसेना का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने जिले में अपनी पकड़ बना ली है। सेना के 2 गुटों के बीच लड़ाई के बीच बीजेपी सावधानी से चलना चाहती है और खुद को संगठनात्मक और चुनावी रूप से मजबूत करना चाहती है। कुछ महीने पहले बीजेपी ने कल्याण में शिंदे गुट के प्रति खुले तौर पर अपनी निराशा व्यक्त की थी, जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे करते हैं। बीजेपी कल्याण जिला अध्यक्ष नाना सूर्यवंशी ने तब अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया था। राज्य मंत्री रविंद्र चौहान की उपस्थिति में कल्याण बीजेपी इकाई ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वे लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार चाहते हैं। शिंदे गुट के खिलाफ बीजेपी के भीतर अशांति को कम करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस को कल्याण में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के एक समूह को तैनात करना पड़ा। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से ठाणे जिले में 3 निर्वाचन क्षेत्र भिवंडी, कल्याण और ठाणे आते हैं। इनमें से प्रत्येक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस
तरह ठाणे जिले में राज्य के 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से 18 सीटें आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भिवंडी सीट बीजेपी के कपिल मोरेश्वर पाटिल ने जीती थी, जो अब केंद्रीय मंत्री है, जबकि कल्याण लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे करते हैं। वही ठाणे लोकसभा का प्रतिनिधित्व राजन विचारे द्वारा किया जाता है, जो उद्धव सेना के प्रति वफादार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 में से 8 सीटें जीती। शिवसेना यानी शिंदे गुट ने 5, एनसीपी ने 2, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और समाजवादी पार्टी ने 1-1 सीट और निर्दलीय ने 1 सीट हासिल की। बीजेपी के 8 विजयी उम्मीदवारों में महेश चौगुले मतलब भिवंडी पश्चिम, किशन कथोरे मतलब मुरादाबाद, कुमार आयलानी उल्लासनगर, गणपत गायकवाड़ कल्याण पूर्व, रविंद्र चौहान डोंबिवली, गणेश नाइक एरोली, मंदा म्हात्रे बेलापुर और संजय केलकर यानी ठाणे शामिल है। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की बात करें तो अगर आपको अभी तक ट्रेन के टिकट नहीं मिले हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। रेलवे की स्पेशल ट्रेन में आप भी अपना टिकट करवा सकते हैं और इस बार छठ का त्योहार अपने घर पर मना सकते हैं। बिहार में रहने वालों के लिए छठ काफी बड़ा त्योहार होता है। इस दिन हर कोई अपने घर जाना चाहता है, लेकिन कई बार ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते टिकट नहीं मिल पाता। वही फ्लाइट का किराया तो इस समय आसमान पर है। रेलवे की तरफ से छठ जाने वालों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, जिससे सभी को आसानी से टिकट मिल सकता है। अगर आपको अभी तक ट्रेन में टिकट नहीं मिला है तो अब बिल्कुल भी परेशान न हो। रेलवे की स्पेशल ट्रेनों में आप भी अपना टिकट करा सकते हैं और इस बार छठ का त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि रेलवे किस किस रूट्स पर छठ स्पेशल ट्रेनें चला रही है। ट्रेन नंबर 05283, 05284 मुजफ्फरपुर आनंद विहार मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस स्पेशल। इस ट्रेन को हफ्ते में 2 दिन के लिए चलाया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन 11 नवंबर 2023 से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलाई जा रही है। वही वापसी में यात्रियों को ट्रेन नंबर 05284 आनंद विहार मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस में सफर करना होगा। वापसी वाली ट्रेनों को 12 नवंबर से 19 नवंबर तक चलाया जाएगा। यह ट्रेन गुरुवार और रविवार को संचालित की जाएगी। ट्रेन नंबर 05273, 05274 मुजफ्फरपुर आनंद विहार मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन को 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक के लिए चलाया जाएगा। यह ट्रेन भी हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी। इसका संचालन प्रत्येक बुधवार और शनिवार को होगा। इसके अलावा वापसी में 05274 आनंद विहार मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस में सफर करना होगा। इसका संचालन 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक होगा। यह ट्रेन गुरुवार एवं रविवार को संचालित होगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 03257, 03258 दानापुर आनंद विहार दानापुर सुपरफास्ट स्पेशल। यह साप्ताहिक ट्रेन होगी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। वही वापसी में यात्रियों को 03258 आनंद विहार दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में सफर करना होगा। इसका संचालन 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगा। उसके बाद ट्रेन नंबर 02248, 02247 आनंद विहार टर्मिनल पटना स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन का संचालन 9, 11, 16 और 18 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से होगा। यह ट्रेन मध्य रात्रि में 12:30 बजे चलकर शाम को 4:30 बजे पटना पहुंचेगी। वही वापसी में यात्रियों को ट्रेन नंबर 02247 से सफर करना होगा। यह ट्रेन 9, 11, 16 और 18 नवंबर को संचालित होगी। उसके बाद ट्रेन नंबर 04016, 04015 नई दिल्ली सहरसा विशेष ट्रेन। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन 9, 12, 15, 18 और 21 नवंबर को होगा। यह ट्रेन नई दिल्ली से चलकर सहरसा तक जाएगी। इसके अलावा वापसी में यात्रियों को ट्रेन नंबर 04015 से सफर करना होगा। यह ट्रेन 10, 13, 16, 19 और 22 नवंबर को संचालित होगी। हमास ने आतंकियों के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच इस्राएली सेना ने गाजा के अस्पताल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन हमास ने इसमें अड़ंगा डाल दिया है। इजराइल और हमास के बीच 38 दिनों से भीषण जंग जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर युद्ध विराम की अपील को ठुकरा दिया है।
नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की रिहाई तक युद्ध विराम का सवाल ही नहीं है। इसके साथ ही इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीन आतंकवादियों पर हवाई हमले कर रही है और गोले बरसा रही है। हालांकि इस बीच इजरायली सेना ने गाजा के अस्पताल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन हमास ने इसमें अड़ंगा डाल दिया है। हमास के साथ जारी युद्ध के बीच इजरायली सेना ने गाजा के शिफा अस्पताल में चिकित्सा उद्देश्यों के लिए 300 लीटर ईंधन पहुंचाया है। इजरायल रक्षा बलों IDF ने बताया है कि उनके सैनिकों ने शिफा अस्पताल में 300 लीटर ईंधन पहुंचाया है, लेकिन हमास ने अस्पताल को ईंधन लेने से मना किया है। बता दें कि हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय हफ्तों से चेतावनी दे रहा है कि उसके अस्पतालों में ईंधन खत्म हो रहा है। IDF का यह भी कहना है कि यदि ऐसा हो तो वे अस्पताल को ईंधन लेने से क्यों रोकेंगे। इससे पहले इजरायली सेना ने शनिवार को कहा था कि वह गाजा के अस्पताल शिफा अस्पताल से शिशुओं को निकालने की मदद करेंगे। IDF के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने शनिवार को कहा था कि गाजा से बहुत सारी गलत सूचनाएं आ रही है, इसलिए मैं तथ्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं। कोई घेराबंदी नहीं है, मैं दोहराता हूं। शिफा अस्पताल की कोई घेराबंदी नहीं है। अस्पताल छोड़ने के इच्छुक गाजावासियों के सुरक्षित मार्गों के लिए अलवेहदा स्ट्रीट पर अस्पताल का पूर्वी हिस्सा खुला है। हम अस्पताल के कर्मचारियों से सीधे और नियमित रूप से बात कर रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में मदद का अनुरोध किया है। हम आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे और कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। हम दुनिया को भूलने नहीं देंगे। इजराइल ने गाजा में फंसे 23 लाख फिलिस्तीनियों पर युद्ध से पड़ने वाले असर के लिए हमास चरमपंथियों को दोषी ठहराया है। इजराइल ने हमास पर अस्पताल परिसर के अंदर और नीचे एक कमांड पोस्ट बनाने का आरोप लगाया है। वहीं हमास और अस्पताल के कर्मचारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शिफा में अभी भी 1500 मरीज है, साथ ही 1500 चिकित्सा कर्मी और 15,000 से 20,000 लोग आश्रय तलाश रहे हैं। हजारों लोग शिफा और अन्य अस्पतालों से भाग गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हर किसी के लिए बाहर निकलना असंभव है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट बचाव सेवा ने कहा है कि गाजा सिटी एक अन्य अस्पताल अल कुदर्स अब बंद हो गया है क्योंकि ईंधन खत्म हो गया है। गाजा के एकमात्र बिजली संयंत्र को 1 महीने पहले मजबूरन बंद कर दिया गया था और इजराइल ने यह कहते हुए ईंधन आयात पर रोक लगा दी थी कि हमास ईंधन का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए करेगा। रेड क्रिसेंट के प्रवक्ता नेबल फरसाक ने कहा कि विस्थापित परिवारों, मरीजों और चिकित्सा कर्मियों समेत 6000 लोग अस्पताल में फंसे हुए हैं। रजनीकांत अब फिल्म लाल सलाम में नजर आने वाले हैं, जिसका धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है। फैंस को यह काफी पसंद आ रहा है। सबसे ज्यादा तारीफ थलाइवा रजनीकांत की एंट्री सीन की हो रही है। लाल सलाम का टीजर देखकर फैंस ने कैसे रिएक्ट किया, आपको बताते हैं। जेलर में धमाल मचाने के बाद थलाइवा रजनीकांत अब एक बार फिर फिल्मों में पर्दे पर तहलका मचाने आ रहे हैं। उनकी अगली फिल्म लाल सलाम का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसकी चर्चा हो रही है। यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसे रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विष्णु विशाल और विक्रांत भी है। टीजर रिलीज के बाद से ही ट्विटर यानी एक्स पर लाल सलाम की चर्चा हो रही है। मालूम होता है कि लाल सलाम में रजनीकांत एक्सीडेंट कैमियो में नजर आएंगे। टीजर की शुरुआत एक क्रिकेट मैच से होती है। कमेंटेड अनाउंसमेंट करता है कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि युद्ध है। टीजर में कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक भी है, जिसके बीच ही दंगे हो जाते हैं और लोग मरते हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच मोहिउद्दीन भाई के रूप में रजनीकांत की एंट्री होती है। वह अपने कार के काफिले के साथ आते हैं और गुंडों की धुलाई करते नजर आते हैं। लाल सलाम के टीजर को यूट्यूब पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फैंस इसकी तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि जब सुपरस्टार रजनीकांत आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अन्य फैन का कमेंट है कि थलाइवा की उपस्थिति ने टीजर को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। वही एक फैन का कहना है कि अब तो बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी अधिक की कमाई पक्की है। लाल सलाम में ऐश्वर्या रजनीकांत करीब 7 साल बाद डायरेक्शन में वापसी कर रही है। इससे पहले उन्होंने 2015 में एक तमिल फिल्म डायरेक्ट की थी जिसमें धनुष कैमियो रोल में थे। लाल सलाम की बात करें तो यह जनवरी 2024 में रिलीज होगी।
खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।